नमस्कार। जमघट के इस मंच पे आप सबका स्वागत है। सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल पड़ा है जहां लोगों द्वारा वीडियो शेयर कर अपनी मौजूदा सिम कार्ड को बीएसएनएल में पोर्ट कराने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई मीम्स, कई वीडियोस तो कई स्टेटमेंट्स भी वायरल हो रहे हैं जिसपे लोगों द्वारा विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। यहाँ तक कि बीएसएनएल इंडिया अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से लोगों से अपनी मौजूदा सिम कार्ड को बीएसएनएल में पोर्ट कराने का एक हैशटैग स्विच टू बीएसएनएल नाम से एक टैगलाइन भी जारी कर रहा है। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र का टेलीकॉम कंपनी है, जहां पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा इस कंपनी को कंट्रोल किया जाता है। आज के इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर ऐसी प्रतिक्रियाएं बीएसएनएल के प्रति अचानक से क्यों आने लगी है। ऐसी प्रतिक्रियाएं आने का कारण इसलिए है कि रिलायंस जियो ने 3 जुलाई को अपने सभी प्रीपेड और पोस्टपेड के प्लान के दामों में बढ़ोतरी कर दी। जहां 155 रुपए का प्लान 189 रुपए तक पहुंच गया, तो वहीं 299 रुपए का प्लान 349 रुपए तक पहुंच गया। ये कुछ प्लान है जियो के जो काफ़ी प्रचलित हैं। अगर जियो के सभी प्लान की बढ़ोतरी को देखें तो सभी प्लान में औसतन 25% का बढ़ोतरी हुआ है। जियो ने 3 जुलाई को अपने टैरिफ बढ़ाए तो अगले दिन यानी 4 जुलाई को देश की 2 और टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी अपने प्रीपेड और पोस्टपेड के प्लानों में भी बढ़ोतरी कर दी। इन कंपनियों ने भी अपने प्लान में उतनी ही बढ़ोतरी की जितनी की जियो ने की। आखिर इन कंपनियों ने अचानक से अपने प्लान्स में बढ़ोतरी क्यों की? इन बढ़ोतरियों के बाद बिजनेस टुडे का एक रिपोर्ट सामने आया जिसमें बिजनेस टुडे द्वारा यह बताया गया कि कंपनियों ने ऐसा अपने ARPU को मेंटेन करने के लिए किया। ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ARPU एक प्रति व्यक्ति से कंपनियों का कमाई का एक दर होता है। ये टेलीकॉम कंपनियां अपना एक टैरिफ टारगेट हर वर्ष रखती हैं। पिछले वर्ष इस टैरिफ का टारगेट 200 रुपए से ऊपर रखना था और इस वर्ष यह बढ़कर 300 रुपए तक पहुंच गया है। ये बढ़ोतरी जाहिर तौर पर कंपनियों द्वारा अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए किया गया है। दरअसल 5G के आने से इन कंपनियों का हमेशा से लोअर ARPU का कंप्लेन रहा है। कंपनियों का कहना है कि 4G के साथ 5G का चलन काफी लागत का सौदा हो रहा है, लेकिन इन दावों के साथ इतनी बढ़ोतरी लोगों द्वारा कम ही उम्मीद किया गया था। हालांकि इन बढ़ोतरियों के बाद एयरटेल का स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें एयरटेल कंपनी कथित तौर पर इस बढ़ोतरी को बेहतर सुविधा प्रदान करने में निवेश का हवाला देते हुए अपनी बात को रखी है, जबकि वोडाफोन आइडिया और जियो का स्टेटमेंट आना बाकी है। आखिर ये बढ़ोतरियां ऐसे क्यों हो रही हैं? इस कारण को समझने के लिए हमें एक कारण और समझना होगा। अगर बात करें देश में कुल टेलीकॉम कंपनियों का, तो 2014 तक भारत में कुल 13 टेलीकॉम कंपनियां थीं और आज 10 वर्ष बाद सिर्फ 4 कंपनियां बची हैं, जिसमें 3 प्राइवेट हैं तो वहीं एक सरकारी अधीन कंपनी है। इससे जाहिर है कि टेलीकॉम क्षेत्र में कंपटीशन न होने से इन कंपनियों द्वारा मनमाना कदम उठाया जा रहा है। इस मनमाने ढंग से कंपनियों द्वारा प्लान में बढ़ोतरी से लोग एक दूसरे को बीएसएनएल के प्लान को अपनाने का सलाह दे रहे हैं। कारण साफ है, इन प्राइवेट कंपनियों के रिचार्ज प्लान से बीएसएनएल का रिचार्ज प्लान किफ़ायती और सस्ते पड़ रहे हैं। अगर बीएसएनएल रिचार्ज प्लान की बात करें तो 107 रुपये में 35 दिन की वैधता के साथ 3 GB डेटा भी मिल रहा है, तो वहीं 108 रुपये में 28 दिन की वैधता के साथ 1 GB डेटा की उपलब्धता प्रदान की जा रही है। ऐसे बीएसएनएल के सभी प्लान अन्य प्राइवेट कंपनियों की तुलना में सस्ते पड़ रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच एक विषय ये भी है जहां आज बाकी प्राइवेट कंपनियां 5G की सुविधा दे रही हैं, तो वहीं बीएसएनएल 4G सेवा के साथ कुछ ही प्रदेशों में ही एक्टिव है और बीएसएनएल का एक क्रिटिकल बिंदु है इसकी उपलब्धता। अगर इसकी उपलब्धता की हम बात करें तो हमें एक रिपोर्ट देखना और समझना होगा। ओपन सिग्नल नाम की एक कंपनी है जो देश दुनिया की सभी टेलीकॉम कंपनियों की उपलब्धता और स्थिरता जैसी कई परिमापों का आकलन करती है। ओपन सिग्नल का 2023 का एक रिपोर्ट है जिसमें भारतीय टेलीकॉम कंपनियों का उपलब्धता और स्थिरता जैसे कई परिमापों का आकलन हुआ है। जहां अगर भारतीय टेलीकॉम कंपनियों की उपलब्धता की बात करें तो कुछ इस प्रकार से उनकी उपलब्धता श्रेणीबद्ध है,
जहां जियो की उपलब्धता 99.4% के साथ है, तो वहीं एयरटेल की उपलब्धता पूरे भारतवर्ष में 98.5% है। तो वहीं वोडाफोन की उपलब्धता 96.2% पर है। तो बीएसएनएल को 83.6% के साथ ओपन सिग्नल ने सबसे निचले पायदान पर रखा है। अगर बात करें इन कंपनियों की कंसिस्टेंट क्वालिटी यानी स्थिरता और गुणवत्ता की, तो वहीं जियो 63% की स्थिरता के साथ अपनी सुविधा प्रदान कर रहा है। तो वहीं एयरटेल की कुल स्थिरता 57.5% की है और वहीं वोडाफोन आइडिया की स्थिरता 48.9% की है, जहां 13.2 के साथ बीएसएनएल की स्थिरता सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। अब सवाल यह है कि इस मुहिम के साथ बीएसएनएल अपने इन पैरामीटर्स को सुधारने के लिए क्या बड़े कदम उठा रही है। इस बीच बीएसएनएल के सीईओ का एक बयान सामने आया है, सुनिए। For that, the government has mandated to us each and every village which are not on 4G landscape, it should be brought on 4G landscape. For that, nearly 18,000 towers we are installing of 4G to bring every single village on 4G network. This project is likely to be completed by September 24. Third is, all villages has to be brought on optical fiber. Very recently is a $15 billion investment by the government of India to connect all the villages. That 6 lakh villages has to be connected on optical fiber. BSNL are executing this project also. It is the initial stage of implementation, and the benefit of that will be that almost 1.5 crore household of the rural India will be connected on high speed internet through a इन बयानों के साथ कंपनी ने यह भी दावा किया है कि अगले साल 4G की उपलब्धता को ही कंपनी 5G में कन्वर्ट करने का काम करेगी। अब लोगों के बीच सवाल उठता है कि आखिर एक सरकारी कंपनी होने के बाद भी इसकी शेयर टेलीकॉम क्षेत्र में इतनी क्यों गिरी। बीएसएनएल एक 100% सरकारी अधीन कंपनी है, जहां पूर्ण रूप से सरकार की कंट्रोल होती है। बात करें बीएसएनएल की स्थापना की, तो साल 2000 के करीब इस कंपनी का स्थापना हुआ था और वही कंपनी 2005 आते आते 20% की हिस्सेदारी टेलीकॉम क्षेत्र में बना लिया था। तब तक बीएसएनएल के कंपटीटर एयरटेल इंडिया और रिलायंस भी मार्केट में आ गए थे, जिनकी कुल हिस्सेदारी भी 20-21% के करीब में था। लेकिन इस बड़ी हिस्सेदारी का भी गिरावट जल्द ही शुरू हो गया। 2007 में वोडाफोन कंपनी ने भारत के बाजार में अपना जगह बनाया और इसके आते ही बीएसएनएल की हिस्सेदारी 19 से 20% के करीब आ गया और 2022 आते आते इसकी गिरावट 10.13% की हिस्सेदारी पर आ गई। हालांकि शुरुआती दिनों में कंपनी का कुल कमाई चौंका देने वाला था। वित्त वर्ष 2005-6 के बीच बीएसएनएल ने 10,000 करोड़ का भारतीय बाजार से कमाई किया था, तो वहीं 2006 और 7 के बीच में 9,000 करोड़ तक की कमाई की थी। लेकिन 2012 और 13 में वित्त वर्ष में 2006 और 7 की वित्त वर्ष की कमाई राशि का उलट हो गया और कंपनी 9,000 करोड़ की घाटे में चली गई। हालांकि पब्लिक कंपनी होने की वजह से सरकार ने इसे पुनर्जीवित करने के लिए कई निवेश भी किया। बात करें वित्त वर्ष 2019 की, तो 69,000 करोड़ रुपए का कुल निवेश हुआ था, तो वहीं 2022 में 1.64 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो 2023 में 89,000 करोड़ रुपए का कुल इन्वेस्टमेंट हुआ। कुल मिला के 3,22,000 करोड़ रुपए अब तक बीएसएनएल में निवेश हो चुके हैं। निवेश होने का कुल मकसद ये है कि लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करना और बीएसएनएल को पुनर्जीवित करना। लेकिन इस सुविधाएं कब तक लोगों के बीच जारी होगी, लोगों द्वारा कब तक प्राप्त किया जाएगा, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं है। लेकिन लोगों द्वारा सरकार से सवाल यह है कि कंपनियां कोई भी हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कंपनियों को इस प्रकार मनमाना रवैया अपनाना सही है या गलत। आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।